नमस्कार। दुनिया भर में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें और सम्मेलन होते रहते हैं। कभी G20, कभी कॉप, कभी कुछ और। इन सब का मतलब क्या है? आज हम 2024 और 2025 में हुई कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के मतलब ढेर सारे ब्यौरों को खंगालेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन सारी खबरों और वो रिपोर्टों के बीच से वो बातें निकालना जो वाकई मायने रखती हैं। समझना कि दुनिया के बड़े नेता किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इसका हम पर क्या असर हो सकता है। तो हमारे पास इन बैठकों से जुड़ी काफी जानकारी है। चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। कहाँ से शुरू करें? इतने सारे देश, इतने सारे मुद्दे, बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, सही कहा। शायद सबसे पहले उन बैठकों पर ध्यान देना चाहिए जहां दुनिया की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकतें मिलती हैं। मेरा मतलब है G20, G7 और ब्रिक्स जैसे समूह, क्योंकि यहीं पर आप देखें तो वैश्विक एजेंडा काफी हद तक तय होता है। हाँ, ये सही पॉइंट है। G20 शिखर सम्मेलन वो नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था ना? जी हाँ, रियो में। विषय था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां थे। पिछला G20 तो भारत में ही हुआ था 2023 में। बिल्कुल। और ब्राजील का चुनाव, ये विषय न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह, ये आज की दो सबसे बड़ी चुनौतियों यानी बढ़ती असमानता और पर्यावरण संकट की तरफ सीधा इशारा करता है। और ये भी दिलचस्प है कि ब्राजील G20 के साथ साथ 2025 में ब्रिक्स की भी अध्यक्षता कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो इससे उन्हें इन दोनों मंचों पर एक क्या कहते हैं, तालमेल बिठाने का मौका मिलता है। तो क्या G20 में जो बात हो रही है वही ब्रिक्स में भी गूंजेगी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी तो जुलाई 2025 में रियो में ही होना है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा अध्यक्षता करेंगे। हाँ, रियो में ही। और इसका विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। ये तो G20 के विषय जैसा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, विषय मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन यहाँ नजरिए का फर्क समझना जरूरी है। G20 में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ठीक? जबकि ब्रिक्स वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब तो कुछ नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। हाँ। ब्रिक्स अक्सर मौजूदा वैश्विक व्यवस्था, जिसे वो कई बार पश्चिमी देशों के दबदबे वाला मानते हैं, उसमें सुधार और विकासशील देशों के लिए ज्यादा जगह बनाने की बात करता है। तो समावेशी शासन का मतलब उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, G7 के पर्सपेक्टिव से थोड़ा हटकर। समझी। मतलब G20 और ब्रिक्स दोनों ही टिकाऊपन और बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने अपने अंदाज में और अपने हितों को ध्यान में रखकर। अच्छा, इसी कड़ी में G7 को कहाँ देखते हैं? जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के कनानिस्किस में होना है और भारत को फिर से बुलाया गया है। हाँ, G7 ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। इनकी बैठकें पारंपरिक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित होती हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये तो पता ही है, लेकिन उसे लगातार मेहमान के तौर पर बुलाया जाना ये दिखाता है कि वैश्विक मुद्दों पर अब भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। और ये G7 के लिए भी विकासशील दुनिया से जुड़ने का एक तरीका है, एक तरह से। तो एक तरफ G7 का अपना क्लब है, दूसरी तरफ ब्रिक्स का बढ़ता कुनबा, और G20 इन सबको एक मेज पर लाने की कोशिश करता है। और ये बिल्कुल वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का संकेत है। अच्छा। बिल्कुल। ये अलग अलग समूह दिखाते हैं कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अलग अलग देशों के अपने हित हैं और वो अपने जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आप शंघाई सहयोग संगठन SCO को भी देख सकते हैं। अगस्त-सितंबर 2025 में इसकी बैठक चीन के तियानजिन में होनी है। भारत इसका भी सदस्य है। SCO तो ज्यादातर एशिया, खासकर मध्य एशिया पर केंद्रित है ना? उसका फोकस थोड़ा अलग रहता है। हाँ, बिल्कुल। SCO का मुख्य फोकस यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और स्थिरता पर रहता है। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश प्रमुख हैं। ये भी वैश्विक मंच पर एक अलग तरह की शक्ति समीकरण को दर्शाता है, जो पश्चिमी गठबंधनों से काफी अलग है। ठीक है, तो ये तो हुई राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों की बात, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो इन सभी देशों और समूहों को सबको एक साथ प्रभावित करता है, और वो है पर्यावरण का। इस मोर्चे पे क्या चल रहा है, कुछ खास? पर्यावरण पर तो बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ सबसे अहम है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप बैठकें। COP29 वो नवंबर 2024 में बाकू, अजरबैजान में हुआ। हाँ, बाकू में। और उसका विषय था सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश।
ये देखिए, सीधा सीधा पैसे और संसाधनों की बात करता है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। निवेश शब्द पर जोर देना ये दिलचस्प है। क्या इसका मतलब है कि अब बातें सिर्फ वादों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि एक्शन पर फोकस होगा, पैसे लगाने पर? उम्मीद तो यही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के उपाय हों। कॉप बैठकों में अक्सर विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात पर बहस होती है कि ये पैसा कौन देगा और कैसे खर्च होगा। तो कॉप 29 इसी वित्तीय पहलू पर केंद्रित था। अगला कॉप 30 ब्राजील में होना है, जो अमेज़न वर्षावन का घर है, इसलिए वहां भी पर्यावरण पर जोर रहेगा, ये तो तय है। और सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं, जैव विविधता का मुद्दा भी तो है। वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में कोलंबिया के कैली शहर में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप 16 हुआ था ना? हाँ, कॉप 16 बायोडायवर्सिटी पर। उसका विषय था प्रकृति के साथ शांति। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब ये समझा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान, यानी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों का खत्म होना, ये दोनों संकट आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, और दोनों से एक साथ निपटना होगा। प्रकृति के साथ शांति का मतलब है कि हमें विकास इस तरह से करना होगा कि वो प्रकृति को नष्ट न करे, बल्कि उसके साथ एक तरह से संतुलन बनाकर चले, क्योंकि बिना स्वस्थ प्रकृति के मानव जीवन भी संभव नहीं है ना? सही बात है, बिल्कुल। तो वैश्विक राजनीति और पर्यावरण के बड़े मुद्दों के अलावा कुछ बैठकें क्षेत्रीय सहयोग या विशिष्ट मुद्दों पर भी केंद्रित रहीं, जैसे आसियान। उसका क्या हुआ? आसियान, हाँ, मई 2025 में आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में होना है। कुआलालंपुर में, ठीक है। और विषय है समावेशिता और स्थिरता। ये दिखाता है कि इस तेजी से विकसित होते क्षेत्र में भी आर्थिक बराबरी और पर्यावरण जैसे मुद्दे कितने अहम हो गए हैं। और हिंद महासागर क्षेत्र भी काफी अहम है। मई 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक हुई, वर्चुअली हुई थी शायद। अध्यक्षता श्रीलंका ने की। हाँ, वो चली थी। विषय था भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत हिंद महासागर। देखिए, हिंद महासागर व्यापार और सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। IORA के सदस्य देश समुद्री सुरक्षा, व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, हाँ, ब्लू इकोनॉमी और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। सतत हिंद महासागर का विषय इस क्षेत्र के भविष्य के लिए समुद्री पर्यावरण की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। इसी तरह राष्ट्रमंडल देशों की बैठक CHOGM वो अक्टूबर 2024 में समोआ में हुई। विषय था हमारी साझी संपत्ति को बदलना, एक लचीला साझा भविष्य। भारत की तरफ से किरण रिजिजू वहां गए थे। हाँ, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, ये 50 से ज्यादा देशों का समूह है, जिनमें कई छोटे और विकासशील देश हैं। ये मंच लोकतंत्र, मानवाधिकार और खासकर जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करने का अवसर देता है। लचीला साझा भविष्य का मतलब है कि ये देश मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं। और सुरक्षा के मोर्चे पर नाटो शिखर सम्मेलन भी हुआ जुलाई 2024 में वॉशिंगटन DC में। अगला 2025 में नीदरलैंड्स में होना है। नाटो तो खैर एक सैन्य गठबंधन है, तो जाहिर है उनकी बैठकें मुख्य रूप से रक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित होती हैं। और आजकल की जो भू राजनीतिक तनाव है, खासकर यूरोप में, उनके बीच नाटो की भूमिका और रणनीति काफी अहम हो जाती है। तो हमने बड़े राजनीतिक समूहों, पर्यावरण, क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा की बात की। अब कुछ खास मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलनों को देखते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। फरवरी 2025 में पेरिस में AI पर एक्शन समिट हुआ। हाँ, AI एक्शन समिट, ये बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी सह अध्यक्षता की। अच्छा, भारत और फ्रांस साथ में? हाँ, देखिए, AI जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके फायदे तो हैं, लेकिन नौकरियों पर असर, गलत जानकारी फैलने का खतरा और भी कई नैतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। किन मुद्दों पर बात हुई वहां? मतलब खास फोकस क्या था? बातचीत के मुख्य बिंदु थे सरकारी सेवाओं में AI का इस्तेमाल कैसे हो, जिसे पब्लिक सर्विस AI कहा गया। भविष्य में काम का स्वरूप कैसा होगा, AI में नयापन यानी इनोवेशन कैसे बढ़ाया जाए, लोगों का AI पर भरोसा कैसे बने, और सबसे जरूरी, AI को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक नियम कैसे बने, मतलब AI का वैश्विक शासन
ये ग्लोबल गवर्नेंस वाला पॉइंट बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। और भारत और फ्रांस का साथ आना दिखाता है कि ये मुद्दा अब किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है और मिलकर नियम बनाने की जरूरत है। कोई अकेला नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाइड्रोजन पे भी एक शिखर सम्मेलन हुआ मई 2025 में रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। हाँ, हाइड्रोजन समिट। हाइड्रोजन, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, उसको भविष्य का साफ ईंधन माना जा रहा है। ये उन उद्योगों के लिए भी उम्मीद जगाता है जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना बहुत मुश्किल है, जैसे स्टील या सीमेंट उद्योग। इस समिट में भारत के 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का भी जिक्र हुआ, जिसमें हाइड्रोजन की भूमिका अहम हो सकती है। और जनवरी 2025 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक का विषय भी कुछ ऐसा ही टेक रिलेटेड था, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या ये भी AI और टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है? निश्चित रूप से। दावोस में तो दुनिया भर के बिजनेस लीडर, राजनेता और एक्सपर्ट जुड़ते हैं। बुद्धिमान युग यानी इंटेलिजेंट एज, ये सीधे तौर पर AI, बिग डेटा और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर की बात कर रहा है। और इसमें सहयोग शब्द जोड़ना ये दिखाता है कि इन ताकतों को संभालने और इनका फायदा उठाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, वरना ये विभाजन और बढ़ा सकती हैं। ये चैलेंज भी है। आखिर में दो और मंच जल्दी से देख लेते हैं, एक स्वास्थ्य से जुड़ा और एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र से। मई 2025 में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की बैठक हुई। विषय था स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया। हाँ, WHA ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कोविड महामारी के बाद वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, अगली महामारी की तैयारी और सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये मुद्दे और भी बहुत अहम हो गए हैं। स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया इसी लक्ष्य पर जोर देता है। और जनवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी शामिल थे। हाँ, क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह। ये मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है। इनकी बातचीत में समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे मुद्दे शामिल रहते हैं। और इसे अक्सर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है ना? हाँ, वो संदर्भ तो रहता ही है। इंडो पैसिफिक में जो भी डायनामिक्स हैं, क्वाड उसी का एक हिस्सा है। तो हमने G20, G7, ब्रिक्स जैसे बड़े समूहों से लेकर कॉप, जलवायु और जैव विविधता, AI, हाइड्रोजन, स्वास्थ्य, रीजनल फोरम जैसे आसियान, IORA, SCO, क्वाड और सुरक्षा, नेटो तक कई तरह की बैठकों की बात की। काफी कुछ हो रहा है दुनिया में। इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या कोई कॉमन धागा है इन सब में? हाँ, देखिए, कई बातें उभर कर आती हैं। पहली, दुनिया कई गंभीर और आपस में जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, जलवायु संकट हो या फिर ये तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी। और ये साफ है कि कोई भी देश अकेले इनसे नहीं निपट सकता। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। बिल्कुल। दूसरी बात, इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर अलग अलग नजरिए हैं। जैसा हमने G7 और ब्रिक्स के उदाहरण में देखा, वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और बहुपक्षीय मंचों पर इसकी झलक साफ दिखती है। हाँ। तीसरी, आप देखिए, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और समावेशिता, इंक्लूसिविटी जैसे शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं लगभग हर बैठक में। ये दिखाते हैं कि विकास के ऐसे मॉडल की तलाश है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो और जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सके। ये अब मेन स्ट्रीम चिंताएं बन गई हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों और शिखर सम्मेलनों में लिए गए फैसलों का जमीन पर कितना असर होता है? असलियत में क्या होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। इन तमाम बैठकों, घोषणाओं और लक्ष्यों के बीच असली चुनौती है इनको हकीकत में बदलना, एक्शन में लाना। हाँ। जैसे जलवायु परिवर्तन रोकने के वादों को पूरा करना या AI के नैतिक इस्तेमाल को सुनिश्चित करना। ये सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन गैप एक बड़ी समस्या है। या फिर ये सोचने वाली बात है कि क्या बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ये मंच वाकई सहयोग बढ़ाने का काम कर पा रहे हैं, या ये सिर्फ अलग अलग देशों के अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। क्या ये सम्मेलन सहयोग का पुल बन रहे हैं या फिर बढ़ते टकराव का आईना? इस पर मुझे लगता है सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये देखना होगा कि भविष्य में ये मंच किस दिशा में जाते हैं।